पाठशाला की नई वीडियो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान चल रही है, उससे ही संबंधित है। आज वीडियो का दूसरा भाग है आपके सामने। दोस्तों बता दूं, ये जो सीरीज चल रही है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुपर टेट आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अलावा यूपी टेट और सी टेट के लिए। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको देखना है कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों हाँ, आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप गुरुजी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है हमारा, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, ऑप्शन सी है सहचरवाद सिद्धांत से, ऑप्शन डी है गेस्टुअलवाद। तो देखिए आपको केवल इसके लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर है, जो शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने, सीखने प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो देखिए ऑप्शन है इसका एक, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती है। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन डी है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो आंसर दीजिए इसका। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, यह गलत है। क्योंकि देखो विद्यार्थी त्रुटि नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा। ऑप्शन बी है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तो देखिए यही सही है, जो त्रुटियां हैं वो अधिगम प्रक्रिया का भाग है। देखिए जो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं या मोबाइल का यूज कर रहे हैं या हवाई जहाज़ का यूज कर रहे हैं, तो वह सारी चीज़ें एक बार में बन के नहीं रही हैं। आपने अगर बचपन में जेम्स वॉट की कहानी पढ़ी होगी, तो जेम्स वॉट थे, वो जो किचन में बैठे थे, चाय बन रही थी, तो चाय की केतली थी, उसमें पानी बॉयल हो रहा था। तो उन्होंने देखा वो ढक्कन को बार बार भाप उसे पलट रही है। तो उन्होंने क्या किया, ढक्कन के ऊपर कुछ कोयले रख दिए, तो कोयले भी उस भाप की शक्ति ने पलट दिए। तब जेम्स वॉट ने अनुमान लगाया कि भाप की शक्ति में कोई विशेष ताकत होती है। तो इसलिए बच्चों त्रुटियां हैं जो अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन है आपके सामने ए, आंशिक क्रिया पर, ऑप्शन बी है आपके सामने बहु अनुक्रिया पे, ऑप्शन सी है मनोवृत्ति पे, या ऑप्शन डी है सहचर परिवर्तन पे। तो इसका आंसर कीजिए। तो देखिए आपने आंसर कर लिया होगा, जो प्रयास और त्रुटि जिस नियम पर आधारित हैं वह है बी बहु अनुक्रिया पर। किस पर? बी बहु अनुक्रिया पर प्रयास व त्रुटि नियम आधारित हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके सामने, पहला है शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ऑप्शन बी है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ऑप्शन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। और ऑप्शन डी है, शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आपको सही बताना है। तो देखिए आपने आंसर कर लिया होगा। देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। क्योंकि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है उसमें छात्र की मनोदशा पर विशेष फोकस किया जा रहा है कि छात्र किस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सूटेबल है उसके अनुसार। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, आ बा सा 3 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। आ विषय पढ़ता है, विषय रोचक है इसलिए पढ़ता है और वह उसके भावी जीवन में काम आएगा। जो मिस्टर बा हैं, जो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। और जो मिस्टर सी हैं यानी कि सा हैं, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। मतलब इनका मात्र लक्ष्य है कि भैया कैसे भी करके पास हो जाओ, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। और जो आ पढ़ते हैं, मिस्टर आ हैं, वह कहते हैं कि उनका मात्र लक्ष्य है कि उनके भावी जीवन में जो पढ़ रहे हैं वह काम आएगा। तो आपको बताना है जो शिक्षा के प्रति पूरी तरह से जो बच्चा प्रेरित है वह कौन सा है।
जो सबसे ज़्यादा निपुणता का सही क्रम हमें बताना होगा, तो देखिए जो बच्चा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, तो पहले कौन सा आएगा? बा आ गया। उसके पश्चात आएगा सा। क्या? क्योंकि वह कोशिश कर रहा है किसी प्रकार उत्तीर्ण हो जाए, पासिंग मार्क उसको प्राप्त हो जाए। तो अब आएगा बा के बाद आएगा सा, और सबसे लास्ट में आएगा आ, क्योंकि आ का कोई विशेष लक्ष्य नहीं है, वह मात्र पढ़ रहा है रोचकता के लिए, भावी जीवन काम के लिए। तो इसका सही जो क्रम बनेगा वह बनेगा ब, सा और आ। तो देखते हैं सही क्रम कौन सा हमारा कहाँ पर मिल रहा है हमें। ये मिला हमें ऑप्शन नंबर डी में, ब, सा, आ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान सबसे पहले केंद्रित किया था? दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लगातार आंसर को करते जाइए, क्योंकि मैं जो आंसर आपको दे रहा हूँ वो 3 से 4 सेकंड के बाद आपको आंसर दे रहा हूँ। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जब तक आंसर नहीं बताया जाता तब तक आप अपने मन ही मन में आंसर कर लीजिए। और देखिए कमेंट बॉक्स में आप कृपया करके ज़रूर बताना कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही किए। ये आपके लिए एक चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि आपकी सुपर टेट की तैयारी किस प्रकार से चल रही है वो आज ही पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब इसका आंसर आपको देना है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान खींचा था सबसे पहले? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए कोहलर ने, बी फ्रॉइड ने, सी रूसो ने, या डी स्किनर ने। तो इसका देखिए सही आंसर होगा रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यहाँ पे 107 आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत ये बी पार्ट है और सेकंड पार्ट है, और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 107 लिखा आ रहा है, पर ये 7वें नंबर का है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है जो आपके सामने है, वह इस प्रकार से है कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम होता है किसका? ए पुनर्वलन का, बी उद्दीपन अनुक्रिया का, सी समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, या डी उद्दीपन सामान्यीकरण का। देखिए आपका समय शुरू होता है, आप समय लीजिए। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। देखिए जिसका सही आंसर होगा अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह कौन से हैं? ए अभिवृद्धि है, बी विकास है, सी परिपक्वता है, या डी उपयुक्त सभी। तो आपको सही आंसर इसका करना है, सही आंसर कीजिए। तो ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। आपने आंसर कर लिया होगा कि शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह कौन से होंगे? अभिवृद्धि, विकास, या परिपक्वता, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है किस पर बल देता है? ए शिक्षण पे, बी वातावरण पे, सी पुनर्वलन पे, या डी अधिगम सामग्री पे। तो इसका आंसर कीजिए, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किस पर बल देता है? शिक्षक पे, वातावरण पे, या सी पुनर्वलन पे, या अधिगम सामग्री पे। तो आपने आंसर कर लिया होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है वह पुनर्वलन पर देता है। मैं भाषा के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन द्वारा सुनिए, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा के लिए जो अनिवार्य तत्व है वह कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना, बी व्यक्तिगत संकल्पनाओं का अधिक यूज करना, सी है एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, या डी है भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो आपका सही आंसर बताना इसका। तो देखिए इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा के लिए जो अनिवार्य होता है वह होता है विभिन्न प्रकार की, ऑप्शन नंबर ए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। तो निर्भर करता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है किस पर करता है? ए उद्दीपक की प्रकृति पर, बी अनुक्रिया की प्रकृति पर, सी एक व दो दोनों,
या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है दोस्तों। आंसर कीजिए, समय लीजिए अपना पर आंसर कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, आपने आंसर कर लिया होगा, लगा लिया होगा आपने। देखिए अधिक समय नहीं दे सकते, इससे वीडियो लंबा होता है। और आपको अगर आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको देखना होगा, फास्ट एंड फास्ट आंसर लगाना होगा। अगर नहीं लगाओगे तो आधे क्वेश्चन वहीं पर रह जाएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनः वाला निर्भर करता है वह उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उद्दीपक की प्रकृति पर भी और अनुक्रिया प्रकृति दोनों पे पुनर्वलन निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था। किसने किया था? विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने ए डार्विन ने, ऑप्शन बी है सोरेनसन ने, ऑप्शन सी है पावलोव ने, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। आंसर सोचिए। देखिए दोस्तों, जो विभिन्नता का नियम है प्रतिपादित किसने किया था, आपको इसका आंसर करना है। तो आंसर कीजिए इसका, ए डार्विन, बी सोरेनसन, सी पावलोव या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन की सीरीज लेके आए वही सारे क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों में यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो इत्यादि को भी शिक्षा से संबंधित जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा एक सेट है जो कि हम कई भागों में इसको पढ़ेंगे। एक भाग में पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पे केवल अभी 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से आपके पास चैलेंज है कि आप कितने उसमें से कम कितने सही आंसर करते हो और कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जो विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था वो किया था सी पावलोव ने। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है वह? जो धीमी गति से बालक सीखते हैं उनके लिए जो सबसे अधिक उपयोगी सिद्धांत किस मनोविज्ञानी का है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए कोहलर का सिद्धांत, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन सी है हल का सिद्धांत या ऑप्शन डी है थर्स्टन का सिद्धांत। तो आपको बताना है दोस्तों, सही आंसर कीजिए इसका। देखिए आंसर लगातार करते जाइए। तो देखिए आपको आंसर बताते हैं। देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी सिद्धांत है वह है ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। वह धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? यानी किस संप्रदाय का निर्माण हुआ था 1912 में या प्रतिपादन हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए गेस्टोल संप्रदाय का, बी प्रेरक संप्रदाय का या सी मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का या डी सहचार्यवाद संप्रदाय का। तो आपको सही इसका आंसर बताना है। और ये देखिए 1912 वाला ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आपने आंसर कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, जो 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेस्टोल जो संप्रदाय है, गेस्टोलवादी हैं जो, उनका उदय हुआ था, उनका प्रतिपादन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, निम्न में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन अनुबंध, ऑप्शन बी है क्रिया प्रसूत, ऑप्शन सी है सूच अधिगम, ऑप्शन डी है स्वतः अधिगम। तो इसका सही आंसर करना है आपको। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए जो क्वेश्चन था हमारा यह था कि निम्न में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमज़ोर होता है, यानी पावरफुल भी है और सबसे वीक भी है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, ए प्राचीन अनुबंध, ऑप्शन बी है क्रिया प्रसूत, ऑप्शन सी है सूच अधिगम, ऑप्शन डी है स्वतः अधिगम। तो देखिए आपको इसका आंसर कर लिया होगा आपने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रसूत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत का विज्ञान माना है। जो जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? ऑप्शन है आपके सामने, ए अशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन बी है आंशिक विज्ञान, ऑप्शन सी है शुद्ध विज्ञान और ऑप्शन डी है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आपने आंसर कर लिया होगा। तो जो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को जो विज्ञान माना है वह माना है ऑप्शन नंबर सी
और 17 सीखने का करना कौन से पद से संबंधित है। सीखने का करना कौन से पद से संबंधित है आपको बताना है। इसमें देखिए करना पे फोकस कीजिएगा आप। तो करना पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि सीखने का करना कौन से पद से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने, सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञात्मक क्षेत्र, या डी सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो आपको आंसर करना है सीखने का करना, यानी करना होता है वह कौन से पद से संबंधित है। तो दोस्तों आपने आंसर कर लिया होगा, जो सीखने का करना जो संबंधित है वह है गतिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सीखने का करना जो संबंधित है वह गतिक क्षेत्र से संबंधित किया था। निम्नलिखित में से किसने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। ऑप्शन है आपके सामने, एक कोफा द्वारा, ऑप्शन बी है बर्दिमा द्वारा, ऑप्शन सी है कोलर के द्वारा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आपको सही आंसर बताना है कि जो ये मनोवैज्ञानिक है इनमें से किसने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। ए कोफा, बी बर्दिमियर, सी कोलर, या डी उपरोक्त सभी। ये तो पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आया। जिनको पता नहीं है तो कृपया करके आंसर करें, जिनको पता है वो भी आंसर करें। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, जो चिंपैंजियों पर जो प्रयोग किया था वह किया था सी कोलर के द्वारा। कोलर ने जो प्रयोग किया था वह चिंपैंजियों पर किया था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी है ऑडिटोरियम में, और ऑप्शन डी है गृह में। तो आपको इसका सही आंसर करना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है वह विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक डी एक सुवक्ता होना। तो देखिए आपको बताना है, आप अगर भविष्य में अध्यापक बनना चाहते हो, ये समझिए क्वेश्चन आप ही के लिए है। आपको इसका सही आंसर करना है कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कक्षा में अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती बनाए रखना यानी समय के अनुसार कक्षा में जो पढ़ाई को जारी रखना, या सी होता है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, या डी ए सुवक्ता होना यानी अच्छी तरीके से भाषण करना, व्याख्या देना। तो आपने दोस्तों इसका आंसर सही कर लिया होगा। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है सी विद्यार्थियों की समस्या को दूर करना। इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए खाली स्थान है, उसमें सही विकल्प भरना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए अभिप्रेरण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है सीखना, ऑप्शन डी है चिंतन। आंसर कीजिए जल्दी से। तो आपने आंसर कर लिया होगा। देखो गेट्स के द्वारा अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है सीखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नंबर 22 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पहला है आपके सामने, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी उसे दंडित करना चाहिए। ऑप्शन डी है इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो बताइए, लगाइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो देखिए सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए, किसे, स्टूडेंट को। इसका कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। देखिए जो बच्चा क्लास में सीखता है तो वह गलतियां भी करता है। पहली बार में ही वह निपुण नहीं हो जाता। जब आप सिखाते हो तो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करोगे, समझ नहीं पा रहा है, मैथ को नहीं समझ पा रहा, हिंदी नहीं समझ पा रहा, या ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा ग्रामर का इंग्लिश में, तो आप क्या करोगे, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सही है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगर क्लासरूम में नहीं समझ पा रहा है तो उसे वीडियो ऑडियो किट के द्वारा उसे समझाना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं समझ पा रहा तो इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि क्यों उसका मन सीखने में नहीं लग रहा। तो इसका जो हमें नहीं करना चाहिए आपको वह है स्टूडेंट को पनिशमेंट करना। अगर आप उसे पनिश करते हो तो वो डर जाएगा बच्चा
और फिर आगे से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में क्रमशः मंद होती आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ए उन्नोत्तर वक्र, बी नतोदर वक्र, सी मिश्रित वक्र रेखा, डी वक्र रेखा नहीं होती है। तो आपको आंसर करना है। तो आपने आंसर कर लिया होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ए उन्नोत्तर वक्र। देखिए जिस रेखा के प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है वह बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, उसे उन्नोत्तर वक्र कहते हैं। इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 अनुबंधन की प्रक्रिया में, तो क्वेश्चन नंबर 24 अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? आपको बताना है। ए उत्तेजना होता है, बी आवृत्ति होता है, सी सामान्यीकरण होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर कर लिया होगा दोस्तों। देखिए अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान होता है वह होता है उत्तेजना। किसी कार को आप कहते हो तो सबसे पहले उसका एक्साइटमेंट होता है आपके अंदर। आप गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हो तो आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि गाड़ी कैसे चलाएंगे, तेज़ चलाएंगे, मंद चलाएंगे। तो उत्तेजना एक होती है, उत्तेजना होगी तभी आपका जो प्रथम सोपान बनेगा उस चीज़ को सीखने का। अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो तो आपने टीचर के विषय में सोचा होगा आप किस प्रकार से पढ़ाओगे। एक उत्तेजना होती है, उसके बाद उत्तेजना के बाद उद्देश्य बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तेजना। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान होता है वह होता है उत्तेजना, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं होती है? आपको बताना है। ए उद्दीपन की स्थिति, बी आवश्यकता, सी एक अथवा दो, डी इनमें से कोई नहीं, ना तो एक ना दो। आंसर कीजिए दोस्तों। तो देखिए जो उद्दीपन की स्थिति है यह इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसे संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान में आपको करना है, होती है किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संपत्तियों के निर्माण से। तो आपको इसका आंसर सही करना है दोस्तों। बताना है कौन सा सही भरा जाएगा इसमें। संवेग की उत्पत्ति होती है खाली स्थान में, क्या भरोगे आप? बताइए। देखिए आपका टेस्ट है, मैंने कहा था आपको आंसर पहले खुद सोचना, उसके 5 सेकंड बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। देख लिया आपने, आंसर लगा लिया होगा। देखिएगा आपका सही है गलत होता है। तो जो संवेग की उत्पत्ति होती है वह होती है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों से, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। 27 से अभिप्रेरण के लिए अक्सर खाली स्थान आपको भरना है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला किसका? संवेग का किया जाता है, ऑप्शन बी है आवश्यकता किया जाता है, ऑप्शन सी है भावना का किया जाता है, ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण का। तो आप आंसर कीजिए जल्दी से दोस्तों। तो आपने आंसर कर लिया होगा। देखिए अभिप्रेरण के लिए अक्सर, इसमें खाली स्थान में आएगा आवश्यकता। अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसमें होता है? व्यक्तिगत निर्माण में, बी कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में, या डी इन सभी में। देखिए क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किस चीज़ में होता है वह? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में, या डी इनमें से सभी। तो देखिए आपने आंसर कर लिया होगा। जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है वह होता है इन सभी में। व्यक्तिगत निर्माण भी होता है उसका, पर्सनालिटी डेवलप भी होता है उसका, कक्षा शिक्षण भी होता है, और अनुशासन यानी डिसिप्लिन में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण इसमें से क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाना, ऑप्शन बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को परिवर्तित करना, ऑप्शन सी है एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखिए जो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक छात्र के अधिगम पर उसके आत्म की स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? एक छात्र के अधिगम पर उसके आत्म की स्थिति का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, ऑप्शन बी है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी है
गरीब छात्र कम अधिगम करता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए दोस्तों। तो देखिए आपने आंसर कर लिया होगा कि एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती है, अमीरी गरीबी की बाधक नहीं होती है। लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीब परिवार से थे कि जब वह जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो नदी को तैरते हुए जाते थे। क्या करते थे, इस कॉपी किताब को सिर पर ऊपर रख लेते थे और एक हाथ से हाथ को ऊपर रख के और तैरते हुए जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती अधिगम के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरे काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ए स्किनर ने, बी हैगर्टी ने, सी सिगमंड फ्रायड ने या डी थर्स्टन ने? इसका आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए काम की प्रवृत्ति पर जो सबसे अधिक बल जिस मनोवैज्ञानिक ने किया था वह थे सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? क्वेश्चन नंबर 32 है। इसके ऑप्शन पहला है, ऑप्शन ए है मुख्य नियम, ऑप्शन बी है सहायक नियम, ऑप्शन सी है गौण नियम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना कि तत्परता का नियम जो होता है वह अधिगम का किस प्रकार का नियम है। दोस्तों आंसर करते जाइए साथ ही साथ में, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए मुख्य नियम। जो तत्परता का नियम अधिगम का जो नियम बोला जाता है वह बोला जाता है मुख्य नियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, थॉर्नडाइक के अधिनियम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी थी? थॉर्नडाइक के जो अधिनियम का नियम में है उसमें सर्वाधिक प्रधानता उन्होंने किसको दी है? ए तत्परता को, बी अभ्यास को, सी काम प्रवृत्ति को या डी प्रभाव को? तो सही आंसर आपको करना है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने कर लिया होगा, हमेशा याद रखना जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता दी थी वह दी थी अभ्यास को, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जो अधिगम का ठोस सिद्धांत है वह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है ए स्किनर द्वारा, ऑप्शन बी है हल द्वारा, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक द्वारा या ऑप्शन डी है थर्स्टन द्वारा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो देखिए आपने आंसर लगा लिया होगा, जो अधिगम का ठोस सिद्धांत जिस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है वह है मिस्टर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल में 35, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? ए शिक्षकों के, बी दोस्तों के, सी माता पिता के या डी उपरोक्त सभी के? तो आंसर कीजिए इसका। तो देखिए जो बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है फॉलो करके, अनुकरण करके, वह करता है शिक्षकों के भी करता है, वो दोस्तों का अनुकरण करता है, उनसे भी नया ज्ञान प्राप्त करता है, माता पिता का भी अनुकरण करता है। तो उसे क्या प्राप्त होती है? नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर ये बताया जाता है, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि माता पिता को बच्चों के सामने नहीं झगड़ना चाहिए, पिता को कभी भी बच्चों के सामने शराब मदिरापान नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसका बच्चा भी सोचता है क्यों ना वह भी इसको कार्य को करे, या उसके पिताजी इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं तो उससे भी करके आनंद प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा जाता है माता पिता से कि वे बच्चों के सामने ना तो झगड़ा करें ना ही कोई नशाखोरी करें। उसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि अगर आप गलत दोस्तों का अनुकरण करते हो तो गलत आदतें सीखते हो, और सही दोस्तों का आप साथ लेते हो तो सही आदतें सीखते हो। इसलिए दोस्तों आप सभी को शिक्षकों की, दोस्तों की, माता पिता की सभी सही आदतों का अनुकरण करना चाहिए, जिससे बालक को नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। नंबर 36 है आपका, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, कैसे होते हैं? ए स्पष्ट, बी अस्पष्ट, सी सामान्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अस्पष्टता के नियम में जो विचार होते हैं वह स्पष्ट विचार होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। वुंट ने सन 1979 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? पहला ऑप्शन है
जीवन मृत विधि के रूप में, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक विधि में, ऑप्शन सी है प्रश्नावली विधि में, ऑप्शन डी है मनोविश्लेषणात्मक विधि में। तो इसका सही आंसर कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगात्मक विधि के रूप में। इस विधि को बुंड महोदय ने सन 1879 में व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है आपके सामने प्रेरकों का संबंध, ऑप्शन बी है व्यवहार कुशलता, ऑप्शन सी है सभ्यता, ऑप्शन डी है अधिगम। देखिए ये डी है, आपने आंसर कर लिया होगा। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिगम। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदात्मक क्रिया, मूल संवेदात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर करना है आपको। आपने आंसर कर लिया होगा। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वह होगा, कौन सा होगा बताइए आप? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। देखिए जो आदत होती है वो क्या होती है, जो पूर्व के अनुभव होते हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताना कि क्वेश्चन नंबर 40 है ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम। ये आपको बताना है ये क्या चीज़ें तीनों। ए अधिगम के प्रकार, बी अधिगम की अवस्था, सी अधिगम की प्रकृति या डी अधिगम स्थानांतरण। आंसर दीजिए। तो आपने आंसर दे लिया होगा। देखिए ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदात्मक अधिगम ये तीनों अधिगम के प्रकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदात्मक अधिगम अधिगम के प्रकार हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन.ए. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक माने जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, ऑप्शन बी है अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, ऑप्शन सी है श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या उपरोक्त डी। ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको सही आंसर बताना है कि मिस्टर एन.ए. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे या माने जाते हैं। तो आंसर बताइए आप। देखिए थोड़ा तो आंसर आपको बताना ही पड़ेगा। तो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका ए कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन.ए. क्राउडर शाखात्मक अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन के जनक नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? ए पहचानने तथा सुनने की शक्ति, बी केवल सुनने की शक्ति, सी केवल पहचानने की शक्ति या डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। तो साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पहचानने तथा सुनने की शक्ति। साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि है पहचानने तथा सुनने की शक्ति, क्योंकि बुद्धि के द्वारा आदमी सुनता है, पहचानता है, समझता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता सॉल्वर बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय उनकी सहायता करना कि वह किस प्रकार से हल कर रहे हैं। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी हो गई हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आपको बताना है और ऑप्शन नंबर डी है आपका समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो पहला होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता प्रदान करना
कि वो किस प्रकार से उस समस्या से निकलने की कोशिश करते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं, क्या आइडिया लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। इनमें से क्या हो सकता है आपको बताना है। ए शिक्षण के कई तरीके, बी आकलन के कई तरीके, सी बहु आकलन, डी एक और दो दोनों यानी कि दोनों। तो आपको सही आंसर लगाना है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। देखो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षण के कई तरीके तथा आकलन के कई तरीकों के द्वारा ही व्यक्तिगत भेद को शामिल करने का आधार हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, खाली जगह में आपको भरना है। क्या भरा जाएगा? व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से क्या निभाता है? इसमें क्या आएगा? आनुवंशिकता आएगा या पर्यावरण आएगा या आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण दोनों आएगा या परीक्षाओं की संख्या। तो आपको बताना है। अपना समय लीजिए और बताइए। तो आपने बता दिया हो दोस्तों, आपने बता दिया होगा कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। नंबर 47 है, बाहरी परिणाम में शामिल है। क्या शामिल है बताइए? प्रशंसा और दोषारोपण। नंबर 2 है प्रतिस्पर्धा। नंबर 3 है पुरस्कार और दंड। नंबर 4 है परिणामों का ज्ञान। तो आपको सही बताना। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला और तीसरा। ऑप्शन है बी 1 और 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2। ऑप्शन डी है उपरोक्त चारों। तो देखिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त चारों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं खाली स्थान में भरना है आपको। रेवेन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम परीक्षण खाली स्थान परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपको बताना है। ए मौखिक बुद्धि लब्धोक, बी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक, डी गैर समूह बुद्धि लब्धोक या डी व्यक्तिगत। समझ लीजिए और आंसर दीजिए जल्दी से बच्चों। इसका क्या सही आंसर होगा? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक। रेवेन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम है परीक्षण। तो यह है कौन सा? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ए सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता। बी सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सी सीखना कौशलों के संचय के समान है। और डी सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो आपको सही बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो जो सीखना होता है वह ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका डी, कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है आज के वीडियो का आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए संवाद, बी पुरस्कार, सी व्याख्यान या डी निर्देश। आपको सही इसका आंसर देना है बच्चों। इसका क्या सही आंसर होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, एबल बनाती है उन्हें? ए संवाद, बी पुरस्कार, सी व्याख्यान या डी निर्देश। तो बच्चों आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा संवाद। जो विद्यार्थी और शिक्षक में क्लास में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो उसके द्वारा बच्चा अधिक सीखता है बजाय इसके कि कॉपी किताबों के द्वारा। पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो बच्चे में जो गुण विकसित होते हैं वो संवाद के द्वारा ही होते हैं, जो छात्र और शिक्षक के बीच संवाद होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। 50 में से आपने कितने सही आंसर किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी से मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।